गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों की केमिस्ट्री की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्लास 9th का थोड़ा सा जो सिलेबस है ओल्ड हमारा वो हमने रिवाइज़ किया था, और क्लास 10th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि व्हाट आर चेंजेस, चेंज किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं जिन्हें हमने मैटर की कैटेगरी में रखा हुआ है, तो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें उनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज हमें दिखाई देता है, जैसे कि उनका टेम्परेचर चेंज हो जाए, उनका स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उनका कलर चेंज हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे चेंजेस को शो करती हैं, और इसी के बिहाफ पर हमारे जो चेंज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। तो ये हमने चेंज को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिजिकल एंड केमिकल। फिर हमको बताया गया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच only physical properties of a particular matter or the matter found in our surrounding will change। मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें हमारे आसपास जो मैटर है या जो सब्सटेंस है उसमें उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती हैं। इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर है, इसको अगर हम ठंडा करें, कूल करें, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन जो है जिससे वाटर बन रहा है, जिससे आइस बन रही है, वो H2O ही रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम वाटर को हीट करें तो वो बॉयल हो करके स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम जिसे हम भाप कहते हैं। लेकिन स्टीम में भी जो केमिकल कंपोजिशन है वो किसका रहेगा, H2O का ही रहेगा। उसमें भी वही दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इट मीन्स कि वाटर की स्टेट्स चेंज होने में, आप उसको टेम्परेचर उसका कम कर रहे हो, आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वाटर की केवल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है जिससे भी वाटर या आइस या स्टीम ये तीनों बन रहे हैं, ये क्या रहता है, सेम रहता है। तो उस कंडीशन में हमारे मैटर में जो चेंज हो रहा है वो किस तरह का है, केवल फिजिकल चेंजेस। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने वाटर लिया, इसको हम स्टीम में कन्वर्ट कर दें या फिर हम आइस में कन्वर्ट कर लें, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ से आप कूल कर रहे हो। तो क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फॉर सपोज एक रिएक्शन हमने ली थी कि एक सब्सटेंस लिया NaOH, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक दूसरा सब्सटेंस लिया हमने HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O, वाटर बन गया। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक कंपाउंड क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, लेकिन यहाँ पर जो नया कंपाउंड बन रहा है वो कौन बन रहा है, वो बन रहा है NaCl और H2O। तो केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो चेंजेस आर टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस। हमारा जो मेन चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और उन रिएक्शंस को शो करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल चेंज को होने के लिए, किसी भी मैटर में जब केमिकल चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है या जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उस चेंज में, उसे ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। और मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, फॉर सपोज A एक सब्सटेंस है, B एक सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं C एंड D। और C और D की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो और A और B से टोटली क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने दिया भी हुआ है, हमने क्लास में भी इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया था। एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं इसी से रिलेटेड। फॉर सपोज हमने यहाँ पर ले ली N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, सभी को पता है, और हमने ले ली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस।
तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं तो ये रिएक्ट करके बनाती हैं NH3 यानी कि अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिल करके कंबाइंड होकर के क्या बना दे रहे हैं, अमोनिया बना दे रहे हैं। यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन का है, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन का है। लेकिन इन दोनों के बीच रिएक्शन होने से जो नया कंपाउंड बन रहा है हमारा, वो क्या है, NH3 है, जिसका केमिकल कंपोजिशन इन दोनों से अलग है। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ जो हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं वो भी हम एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये देखिए, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यही आपको बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। A large number of chemical reactions are performed in laboratory and occur in our daily life। आप जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आगे चल करके पढ़ेंगे उनमें से ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं या सारी की सारी रिएक्शंस ही पहले लेबोरेटरी में साइंटिस्ट करके देखते हैं और जब उनको सही रिजल्ट मिल जाता है तब आपको वो पढ़ने को दी जाती हैं। जैसे कि आप जब दोबारा से लेबोरेटरी में उन रिएक्शंस को करें जा करके तो आपको सेम रिजल्ट मिले और आप उस बात को वेरीफाई कर सकें। और इसके अलावा बहुत सारे केमिकल चेंज हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास होते हैं। जैसे पहला है, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन इन समर्स मिल्क बिकम्स सॉर। दूध को अगर हम, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं अभी, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी दूध जो है हमारे घरों में ख़राब हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, आपको दूध क्या करिए, बाउल में या ग्लास में रख दीजिए बाहर, रात में ओवरनाइट उसको रखा रहने दीजिए और सुबह या कुछ टाइम बाद दोपहर में आप उसको देखेंगे जाकर तो दूध जो है वो पूरा दही जम चुका होगा उसमें, मतलब खट्टा हो चुका होगा। रीज़न क्या रहा, रीज़न यह है कि जो मिल्क है हमारा, हमने उसमें कुछ मिलाया नहीं, लेकिन हमारे मिल्क में पहले से ही, मैंने आपको बताया था, मिल्क जो है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे मिल्क में वाटर होता है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, मिल्क में कैल्शियम होता है और साथ में उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा था, मतलब समर में जब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया उसके अंदर एक्टिवेट हुआ और उस बैक्टीरिया ने मिल्क को कर्ड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और इसी वजह से समर्स में मोस्टली किचन में अगर हम मिल्क खुला छोड़ दें या ऐसे रखा रहने दें तो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम अपनी लाइफ में आसपास होते हुए देखते हैं, व्हेन सम आयरन नेल्स पैन और तवा, मतलब कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने पॉलिश नहीं किया हुआ है या ऐसे ही ओपनली उसको रख दिया है, तो उसको थोड़े दिनों तक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का जिसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट हो, थोड़ी बहुत नमी प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नई ब्राउन कलर की जो लेयर है वो आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम जंग लगना कहते हैं, लोहे में जंग लग जाना कहते हैं। इसके अलावा दो और एग्जांपल हैं, जैसे कि फलों को हम अगर रखा रहने दें तो कुछ दिनों में वो सड़ने लगते हैं, पक जाते हैं, क्योंकि उसमें से एसिटिलीन गैस, एक गैस बाहर आ रही होती है जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको पकाने का काम करती है। एंड लास्ट जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है वो है बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, LPG, CNG एट्सेट्रा, ऑल इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जब हम इन्हें जलाते हैं तो ये जल करके धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और इसके बदले में हमें क्या देती हैं, हमें लाइट एनर्जी देती हैं, हमें हीट एनर्जी देती हैं और समटाइम्स दे विल प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। अगर एकदम से कोई चीज़ जलेगी तो उसमें जो है एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में वहाँ पर धमाके के साथ कुछ आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है, तो इस तरह की एनर्जी को साउंड एनर्जी कहा जाता है। तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन और हमारी डेली लाइफ में होने वाले कुछ केमिकल चेंजेस। नाउ कम टू द पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ये पॉइंट्स आपको बताए जा चुके हैं, लेकिन स्टिल एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो केमिकल चेंज होते हैं इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला पॉइंट है, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें हमारा न्यू सब्सटेंस
डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या होता है, फॉर्म होता है। यही चीज़ आपको बताई गई है कि केमिकल चेंज कब होता है, जब जो हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस लेते हैं वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसी को केमिकल चेंज कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर करते चलेंगे आपको कि जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने जा रहा है स्टार्टिंग में, उन सब्सटेंस को केमिस्ट्री के टर्म में रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और रिएक्शन के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनकी रिएक्शन से यहाँ पर अमोनिया बन रहा है, तो ये हमारा होगा प्रोडक्ट। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन अ गैस में बी इवॉल्व और अ प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म। थर्ड पॉइंट है देयर मे चेंज इन कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर। ये बता रहे हैं जो मैंने क्लास में आपको बताया था कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे या हम कैसे बता पाएंगे। हमको लेबोरेटरी में भेजा गया और हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब्स और बर्नर वगैरह हमें सारा कंपाउंड वगैरह सब दे दिए गए हैं और हमें कोई केमिकल रिएक्शन करानी है। तो हम कैसे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हमारी रिएक्शन हो गई, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस जो सब्सटेंस में हो रहे होंगे उन्हें देखना होगा, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, जिसे हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और उसके बाद हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, कह रहा है अ गैस में इवॉल्व। जब केमिकल रिएक्शन आप कराओगे, अगर रिएक्शन होगी तो हो सकता है वहाँ पर कोई गैस इवॉल्व हो। ये गैस जो है ये किसी स्मोक यानी धुएं के फॉर्म में या किसी कलर्ड गैस के फॉर्म में आपको दिख भी सकती है, या फिर अगर ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी स्मेल से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। दूसरा कह रहे हैं और आप प्रेसिपिटेट में फॉर्म। प्रेसिपिटेट का मतलब आपको बताया गया था कि जैसे दूध होता है, दूध में अगर हम नींबू का रस डाल दें, मतलब लेमन जूस डाल दें, तो दूध जो है फट जाता है। फटने के बाद उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, पानी वाला जो पार्ट होता है, वो ऊपर आ जाता है और जो सॉलिड मास होता है, जो सॉलिड पार्ट है, वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद अगर हम जितना भी चाहें, एक बार वहाँ पर दूध अगर फट गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, और हम उसको जितना भी चम्मच से चाहें मिला लें कि ये जो सॉलिड पार्ट है और जो लिक्विड पार्ट है वो वापस से मिल जाए, वो उसमें नहीं मिलेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद अगर कोई एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट फॉर्म होता है, मैंने वर्ड बोला इनसॉल्युबल, मतलब कि जो सॉलिड पार्ट बन रहा है वो वापस से उस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, तो उस सॉलिड पार्ट को, उस इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट को प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जिसका आप एग्जाम्पल दूध वाले एग्जाम्पल से ले सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर आप लेबोरेटरी में भी कोई केमिकल रिएक्शन करने जाते हैं या आगे आप जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इन प्रेसिपिटेट्स के बारे में बताया जाएगा। बट यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या होता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ सॉलिड इनसॉल्युबल पार्ट इज फॉर्म, दैट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, देयर मे चेंज इन कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर। ये भी आपको बताया गया था कि हो सकता है कि जब आप केमिकल रिएक्शन कराएं तो जो रिएक्शन है, जो सब्सटेंस है, उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, वो लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए, या सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो गया या गैस में चेंज हो गया, तो स्टेट चेंज हो सकती है। एंड रिएक्शन में जहाँ जिस एपरेटस में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज होने के बेसिस पे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो ये मैंने दो टाइप यहाँ पे लिख दी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। मतलब यहाँ पर हमें टेम्परेचर का चेंज दिखाना है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद हमारा जो एपरेटस है, हमारा जो सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि रिएक्शन होते समय उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकाली है, बाहर निकली है उसमें। तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना, और थर्म वर्ड का मतलब है हीट। तो एग्जिट और हीट, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी बाहर निकलती है। वहीं पर एंडो का मतलब होता है इनर,
मतलब अंदर जाना, और थर्म का मतलब है हीट, मतलब दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व और एंट्रेंस ऑफ हीट एनर्जी। इन केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरह से इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि हमारा जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एंडोथर्मिक में सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, यानी बीकर जो है हमारा वो ठंडा हो जाएगा। उससे हम पता लगा लेंगे कि हमारी रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। तो कलर चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, और टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसे और पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स इन द सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड कॉल्ड प्रोडक्ट। कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं होती है। हमने ये पढ़ा कि जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो किस तरह से पुराने सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसकी प्रोसेस ये होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर बॉन्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आगे एक चैप्टर है जिसमें आपको बॉन्डिंग और बॉन्ड वगैरह के बारे में बताया जाएगा, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइए। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पुराने मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन टूटता है और एटम अलग अलग होते हैं, और फिर उसके बाद वो जा करके दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाते हैं और नया कंपाउंड क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से आपको आपके पुराने एग्जाम्पल की तरफ ले जाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो इसमें होता क्या है, जो NaOH है इसमें Na और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, क्लियर है, और HCl में H और Cl के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो Na जो है, देखिए पुराने सब्सटेंस में बॉन्ड टूटे, ये एटम्स जो हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये नया सब्सटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जो Na वाला एटम है ये जाकर के कंबाइंड हो जाएगा इस Cl वाले एटम के साथ और क्या बना लेगा, NaCl। और ये जो OH है ये जाकर के इस H के साथ कंबाइंड हो लेगा और OH और H क्या बना लेंगे, H2O। इट मीन्स कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा जिसकी वजह से ये एटम एक दूसरे के पास आए होंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर formed by the combination of two or more atoms। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये NaOH एक मॉलिक्यूल था, HCl एक मॉलिक्यूल था। NaOH के मॉलिक्यूल जब ब्रेक हुआ तो Na बना, OH बना, HCl जब ब्रेक हुआ तो H बना, Cl बना। अब इनको आपस में रिएक्ट करके जब नया कंपाउंड बनाना था तो Na जुड़ गया Cl से बना लिया NaCl, OH जुड़ गया H से बना लिया H2। इस तरह से हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये पार्ट था हमारा केमिकल रिएक्शन का और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन क्लियर इट। केमिकल रिएक्शन